हेलो फ्रेंड्स। तो आपको अगर द इलियड को पढ़ना है यानी होमर के इलियड को अगर पढ़ना है तो उससे पहले आपको ट्रोजन वॉर के बारे में जानना पड़ेगा और ये युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद अगर आप इलियड की कहानी को पढ़ते हैं या समरी को पढ़ते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से देखते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये इलियड है क्या और क्यों ये वॉर हुआ था। ठीक है, तो आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हेल्प मिला या नहीं मिला। आई एम श्योर कि आपको यहाँ से मदद ज़रूर मिलेगी, तो कृपया करके ये फुल वीडियो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं द इलियड को और जानते हैं इसको अच्छे से। मगर मैंने कहा कि इलियड को अच्छे से अगर समझना है तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा अबाउट ट्रोजन वॉर। ये वॉर क्यों हुआ था, ये युद्ध क्यों हुआ और इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। अगर हम बैकग्राउंड जान जाते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द ट्रोजन वॉर। ये क्या था, असल में क्यों हुआ था। तो ये लगभग अकॉर्डिंग टू होमर के कहानी के अनुसार हमें ये पता चलता है कि होमर का जन्म तकरीबन 6th सेंचुरी BCE में हुआ था। BCE में हुआ था यानी बिफोर कॉमन एरा, 6th सेंचुरी के आसपास हुआ था। और ये जो युद्ध है ये तकरीबन 12 से 11 सेंचुरी के पहले हुआ था, यानी कि इनके जन्म से भी 600 साल पहले ये युद्ध हो चुका था। तो इसके कुछ एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं कि ऐसा कोई युद्ध हुआ होगा शायद। तो ये तो हो गया। अभी आते हैं कि ट्रॉय। असल में ट्रॉय टर्की का ही एक पार्ट है। आज के ज़माने में जिसको हम टर्की कहते हैं वो ट्रॉय है। ठीक है, मतलब ट्रॉय टर्की का एक शहर है जिसको भगवान ने एक्चुअली उसका जो दीवार है, चारों तरफ का जो वॉल है, उसको भगवान ने तैयार किया था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। और इसलिए वो बहुत ही महान था और साथ ही साथ वो बहुत ही रिच था, बहुत अमीर था ट्रॉय से। ठीक है, और उसमें राजा का जो नाम है वो है प्रियम। राजा का क्या नाम है? प्रियम है। और रानी का नाम है हेक्युबा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। राजा था प्रियम और रानी थी हेक्युबा। और उनके कुल मिला के 50 चिल्ड्रन थे। ठीक है, 50 चिल्ड्रन थे उनके कुल मिला के। उनमें से आपको हेक्टर भी मिलेगा, उनमें से ही अलेक्जेंडर है और भी बहुत सारे उनके संतान हैं, सभी के नाम नहीं बता सकते। तो कुल मिला के उनके 50 चिल्ड्रन थे। ठीक है, अब उस दौरान जो रानी हेक्युबा थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी वो पेट से थी और उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है। उसे सपना आता है कि जो ट्रॉय है वो पूरी तरीके से बर्न हो गया है। तो इस सपने को वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती है, यानी प्रियम के साथ शेयर करती है और प्रियम चले जाता है ओरेकल में। ठीक है, यहाँ पे ओरेकल है। ये ओरेकल क्या होता है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी जानने के लिए उस समय में लोग ओरेकल के पास जाया करते थे। ठीक है, तो ओरेकल है और ओरेकल में क्या पता चलता है? भविष्यवाणी ये होती है कि जो आने वाला पुत्र या संतान है वो इस साम्राज्य को जला देगा, यानी नष्ट कर देगा। तो फिर भी जो हेक्युबा है वो अपने बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। ठीक है, जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। ये अलेक्जेंडर ही बाद में जाके पेरिस उसका नाम चेंज हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ। तो अलेक्जेंडर का जन्म होता है और राजा प्रियम ऑर्डर देते हैं कि अलेक्जेंडर को मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उनके राज्य के लिए खतरा है। इसी वजह से वो शेफर्ड एंजेलस को बुलाते हैं। क्या है? शेफर्ड एंजेलस। ये नाम याद रखिएगा, शेफर्ड एंजेलस। इनको बुलाते हैं और कहते हैं कि कृपया करके इनको इस बच्चे को लेके जाइए, अलेक्जेंडर को लेके जाइए और कहीं जाके मार दीजिए। क्योंकि वो शेफर्ड हुआ करते थे। आप जब इडिपस पढ़ेंगे वहां पे भी ऐसा ही होता है, किसी शेफर्ड को बुलाया जाता है किसी बच्चे को मारने के लिए। तो इस कहानी में भी वैसा ही है। इसमें कहा जाता है कि शेफर्ड को कि आप इस अलेक्जेंडर को लेके जाइए और लेके उसे मार दीजिए। तो ये जाता है, कहाँ जाता है? ये जाते हैं माउंट ईडा में। ठीक है, माउंट ईडा। और यहां जाके उसे छोड़ देते हैं, उसे मारते नहीं हैं।
इस बात को ध्यान में रखिएगा। माउंट ईडा में लेके जाते हैं। माउंट ईडा एक पहाड़ का इलाका है, क्योंकि वो भेड़ चराते हुए वहां पे जाया करते थे। तो माउंट ईडा में वो पहुंचे, मगर बच्चे को उन्होंने मारा नहीं, उसको वहीं पे रख दिया। किसको रख दिया? अलेक्जेंडर को रख दिया। ध्यान से समझिए, अलेक्जेंडर को माउंट ईडा में रख दिया। हालांकि उसको ऑर्डर मिला था कि उसे मार देना, मगर वो उसे मारता नहीं। उसके बाद ये अपने घर पहुंचता है। कौन? शेफर्ड एंजलस अपने घर पहुंचता है और बहुत ही गिल्ट फील करता है। उसके बाद वो सोचता है कि कुछ दिनों बाद कि उस बच्चे को देख के आए, शायद कुदरत ने उसे मार दिया होगा अब तक, या किसी जानवर ने उसे मार दिया होगा। इसी उम्मीद से वो जाता है जंगल में, यानी माउंट ईडा में, और देखता है कि वो बच्चा अभी भी जीवित है। ये बहुत ही अनहोनी घटना थी उसके लिए। तो उसने सोचा कि ये भगवान का ही आशीर्वाद होगा, इसलिए ये बच्चा अभी भी जीवित है। तो वो क्या करता है, इस अलेक्जेंडर को गोद ले लेता है और उसे अपना बच्चा कह लेता है, और उसका नाम बदल देता है। अलेक्जेंडर से कर देता है पेरिस। ठीक है, अभी उसका नाम बदल गया है। जिस प्रकार कर्ण का जो कैरेक्टर था, कहीं ना कहीं हल्का होने से भी उसी का छाप हमें यहाँ नजर आ रहा है, जो महाभारत में कर्ण के साथ हुआ था। तो यहाँ पे इसका नाम तक बदल गया है, अलेक्जेंडर से हो गया है पेरिस। ठीक है, अब पेरिस धीरे धीरे बड़ा होता है और वो भी आगे चल के शेफर्ड ही बनता है। वो भी भेड़, बकरी, गाय, बैल ये सब चराने के लिए पहाड़ों में जाता है। और एक बात बता दूं कि पहाड़ में एक निम्फ रहती है, यानी एक मिथिकल एक कैरेक्टर है, या स्पिरिट है, या गॉडेसेस कह लीजिए। मतलब वो माउंट ईडा की देवी कह सकते हैं। और माउंट ईडा की जो देवी है, उसी के साथ पेरिस का प्रेम प्रसंग हो जाता है। ठीक है, तो माउंट ईडा की देवी के साथ प्रेम प्रसंग, ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये इसकी यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड भी है माउंट ईडा में, जो वहाँ की देवी है। और यहाँ पेरिस जो है एक आम इंसान है। ठीक है, अब वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और वो बहुत ही हैंडसम होता है, बहुत ही अच्छा फिजिक भी उसका है, वो बहुत स्ट्रांग है, यानी हर तरफ से परफेक्ट। अब ये जब धीरे धीरे बड़ा हो गया और वहाँ पे आने जाने लगा पहाड़ी इलाके में, उसके बाद एक घटना घटती है, उसके बारे में बता दूं। वो घटना क्या है, जब वो अपने भेड़ों के साथ जा रहा था, तो उनमें से एक भेड़ निकल के किसी गुफा की तरफ भाग जाता है। सोचिए, एक केव की तरफ भागता है। इस केव में वो घुसता है, भेड़ एंटर करता है, और उसके पीछे पीछे अलेक्जेंडर यानी पेरिस वो भी एंटर करता है। और वहां जाके वो अचंभित हो जाता है। क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पे उसे 3 देवियां दिखती हैं। पहले तो वो समझ नहीं पाता है कि ये कौन है, मगर उन्हें देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये इस पृथ्वी से तो नहीं है, ये जरूर कोई देवी होगी। तो यहाँ केव के अंदर उसे 3 देवियां मिल जाती है। 1 2 3, ठीक है, 3 देवियां। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो आगे देख लेते हैं क्या हुआ। उस गुफा के अंदर एक्चुअली 3 देवियां थी। उनका नाम क्या था? एक का नाम था हेरा, दूसरे का नाम था एथेना, और तीसरे का नाम था एफ्रोडिटी। ये 3 गॉडेसेस थी, तीनों देवियां थी। अब ये यहाँ इस केव के अंदर क्या कर रही थी, इससे जानने के लिए अभी हमको थोड़ा अलग प्लॉट में जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये लोग क्यों आई यहाँ पे और क्यों ये लोग पेरिस के पास ही आई। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक शादी हो रही थी, जहाँ पे हर देवी देवताओं को बुलाया गया था, ग्रीक देवी देवताओं को, जहाँ पे थेथिस, ये रही थेथिस, इसकी और पेलेस, इन दोनों की शादी हो रही थी। ये एक सी निम्फ है, यानी समंदर की देवी है, और ये एक साधारण इंसान नहीं कह सकते, राजा है। मतलब ये मॉर्टल है और ये इमॉर्टल है, ये अमर है। ठीक है, ये तो मरने वाला है, मॉर्टल है। और क्या हुआ था, हर देवी देवताओं को बुलाया गया था एक्सेप्ट किसको? एरिस को नहीं बुलाया गया शादी में। तो ये हो गई नाराज। क्यों हो गई? इसे क्यों नहीं बुलाया गया, इसलिए ये नाराज थी। मगर
जिस प्रकार हमारे यहाँ पे शनि देव की पूजा की जाती है और उसको शुभ नहीं माना जाता है, मेरे को एग्जैक्टली रीजन नहीं पता है, फिर भी ऐसा हम लोग साधारणतः हम लोग यही जनरली यही जानते हैं। तो उसी प्रकार एरिस गॉडेसेस ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी बुरे चीज़ों की देवी है, जिससे बैड इमोशन हो, वो कहीं भी जाए तो दुख आ जाए, तो इसलिए शादी ब्याह में ऐसे देवी देवताओं को नहीं पूजा जाता है। तो उनको भी नहीं बुलाया गया, ये आमंत्रित नहीं हुई, तो इन्हें आ गया गुस्सा। ठीक है, बाकी सभी देवी देवता वहां पे थे। तो उन्होंने एक ट्रिक किया, किसने? एरिस ने एक ट्रिक किया। क्या किया? जिस शादी में सभी देवी देवताएं थे वहां पे एक गोल्डन एप्पल टेबल के ऊपर आ गया। वो एक ट्रिक था, वो टेबल के ऊपर एक एप्पल आ गया। ठीक है, तो एक एप्पल आ गया, एप्पल में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ? टू द मोस्ट ब्यूटीफुल। एप्पल में लिखा हुआ है टू द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होने वाला था। वहां पे जितनी भी देवियां थी सभी खुद को खूबसूरत सोचती थी। हेरा भी, एथेना और एफ्रोडिटी, ये सभी अपने आप को बहुत ही खूबसूरत समझती थी। तो उन लोगों में हो गया झगड़ा कि ये एप्पल किसके लिए है, यानी ये एप्पल कौन सबसे सुंदर है उसी को मिलना चाहिए। तो इन तीनों में झगड़ा शुरू हो गया और सभी देवी देवता वो सभी विभाजित हो गए एक एक पहलू में। तो कोई हेरा के साथ है, कोई एफ्रोडिटी के साथ, कोई एथेना के साथ है। तो अब ये बहुत ही कियोस एक बन जाता है। तो उसको सुलझाने के लिए जो ज़्यूस है वो आते हैं। ज़्यूस ये कौन है? ये सभी देवताओं के राजा है। हाँ, इनके बारे में बता दूं, जो हेरा है वो क्वीन ऑफ गॉड्स है। ठीक है, यानी वो ज़्यूस की पत्नी है। ठीक है, इसके साथ इसका एक कनेक्शन है हेरा के साथ। ठीक है, तो ये लोग पति पत्नी है। ठीक है, और एथेना है विजडम एंड वॉर की देवी, और एफ्रोडिटी जो है वो है लव की देवी। ठीक है, तो इन सभी में झगड़ा है। तो ज़्यूस आते हैं और कहते हैं कि हमें एक इम्पार्शियल जज चाहिए जो किसी भी तरह से बायस ना हो। तो यहाँ पे हेरेमस, ये एक और देवता है, इन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपॉइंट कीजिए एक ऐसा जज जो इम्पार्शियल, किसी की तरफ पक्षपात ना करे। तो ये एक्चुअली जस्ट लाइक हमारे हिंदू मान्यताओं में नारद है। नारद जो है वो जिस प्रकार मैसेज इधर से उधर करते हैं, उसी प्रकार इनका भी काम होता है ना हेरेमस का। तो इन्हें भेजा जाता है ढूंढने के लिए एक इम्पार्शियल जज, और ये जाते हैं। इम्पार्शियल जज किसे ढूंढते हैं? वो ढूंढ के ले आते हैं पेरिस, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया, जो केव के अंदर है। ठीक है, तो पेरिस के पास जाते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली वो भेड़ जो था वो जानबूझ के भगवान द्वारा अंदर बुलाया गया था केव के अंदर, और उसके पीछे पीछे वो पेरिस भी एंटर करता है। फिर पेरिस को बताया जाता है, कौन बताते हैं? हेरेमस। ये इनको बताते हैं कि क्यों आपको अंदर बुलाया गया है, और उनको जज करना होगा कि ये एप्पल किसके लिए है, कौन सबसे खूबसूरत है। तो ये तीनों मिलके अपना एक इंट्रोडक्शन देते हैं, हेरा, एथेना और एफ्रोडिटी। जिसका सबसे बेहतरीन लगेगा वो उसे चूज कर लेगा। तो उन्होंने पेरिस के सामने अपने को रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने क्या क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा क्योंकि वो मैंने लिख के रखा है, तो मैं आपको बता दूं। हेरा कहती है, जो फर्स्ट यहाँ पे है, हेरा कहती है, आई एम हेरा द वाइफ ऑफ ज़्यूस, चूज मी, आई विल मेक यू द रिचेस्ट इन ऑल एशिया, गिव यू अ पैलेस स्प्लेंडेड एज ओलंपस। मतलब वो उसे अमीर कर देने की बात कर रही है। वो उसको दुनिया नहीं, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना देगी। तो यहाँ तो आ गया रिचनेस। ठीक है, क्योंकि किंग क्वीन पैसों से ही बनते हैं, सम्मान से बनते हैं, वो अलग बात है। चलो, तो नेक्स्ट है एथेना। एथेना क्या कहते हैं? एथेना कहती है, आई एम एथेना द गॉडेसेस ऑफ वॉर एंड विजडम, चूज मी एंड यू विल बी द ग्रेटेस्ट जनरल ओवर वॉरियर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट जनरल ओवर वॉरियर।
तो वो उसे जनरल और वॉरियर बनाने के बारे में कह रही है। बोले कि ग्रेटेस्ट जनरल, जैसे हम लोग जानते हैं सिकंदर का नाम सुने, अलेक्जेंडर का नाम, उसके बाद और भी कुछ थे, जैसे शायद चिंगिस खान भी है। तो उसी प्रकार का एक महान जनरल बना देने की बात हुई तो पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसने कहा वॉर और विजडम के बारे में, इसने पैसों के बारे में कहा, रिचनेस, और लास्ट में एफ्रोडिटी। एफ्रोडिटी क्या कहेगी आपको शायद पता है। तो एफ्रोडिटी कहती है, आई एम एफ्रोडिटी द गॉडेसेस ऑफ ब्यूटी एंड लव, चूज मी, आई विल गिव यू द लव ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो कहती है कि मैं देवी हूँ खूबसूरती और प्रेम की, मुझे चूज करो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला दूंगी। और साथ ही साथ वो उसको एक इमेज भी शो कर देती है जादुई तरीके से। वो हेलेन, और वो इमेज था हेलेन का। ठीक है, हेलेन का इमेज था। ठीक है, हेलेन जो कि ना दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। ठीक है, और वो इमेज देखता है, और आप जो लोग लड़के लोग हैं वो लोग तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, लड़कियां शायद नहीं, जो भी हो, तो लड़कों का थोड़ा कमजोरी रहता है ऐसी सुंदरता पे। तो वो किसको चूज करने वाला है? हाँ बिल्कुल सही, वो एफ्रोडिटी को ही चूज करता है। और ये जो एप्पल है चला जाता है एफ्रोडिटी के पास। ठीक है, तो ये एक प्लॉट था जिसमें हमको पता चला कि एप्पल किसको मिला। अब ये कारण बन जाएगा युद्ध का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिर से एक प्लॉट बदलना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा अबाउट हेलेन। ठीक है, ये हेलेन कौन थी? हेलेन एक्चुअली प्रिंसेस थी ऑफ स्पार्टा। स्पार्टा के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा। उस वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो 300 मूवी भी आपने शायद देखी होगी, तो उसमें भी आपको स्पार्टन सोल्जर्स के बारे में पता चलेगा। तो वो स्पार्टा से बिलोंग करती थी और उनके पिता का नाम था टेंडेरियस। टेंडेरियस इज द फादर ऑफ हेलेन। ठीक है, और अब क्या होता है, अब जिस प्रकार हमारे माइथोलॉजी में भी देखने को मिला था कि हम लोग देखते थे कि जिसे कहते हैं स्वयंवर, हाँ, उसी प्रकार की एक जो प्रथा है वो यहाँ पे भी थी। तो यहाँ पे भी स्वयंवर होने वाला था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें पहले ही मैंने कह दिया कि हेलेन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हेलेन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हर कोई चाहता है कि उससे शादी कर ले, बट इतना तो आसान नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा हैंडसम होगा दिखने में वही कर सकता है शादी। शायद ऐसे ही लग रहा है आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऐसा कोई गेम नहीं होने वाला था जिस प्रकार रामायण महाभारत में होता था कि एक शिव धनुष को उठाना पड़ेगा, फिर उसमें रस्सी टांगनी पड़ेगी, या फिर आपको पानी में देखते हुए मछली के आँख में तीर मारना है। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो हैंडसम होगा, जिसको हेलेन पसंद करेगी, उससे ही उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो हेलेन की शादी से पहले एक ओथ कराया जाता है, सबसे एक शपथ ग्रहण करवाया जाता है। कौन करवाता है? उसी के पिताजी टेंडेरस इसको इस शपथ को ग्रहण करवाते हैं हर बाकी राजा और राजकुमारों से, क्योंकि बहुत सारे राजा और राजकुमार वहाँ पे उपस्थित थे। तो जिसको भी ये हेलेन मिलेगी, बाकी सब उससे नफरत ना करे और मुश्किल आने पे उसकी मदद करे। ये प्रॉमिस करवाया गया था हर किसी से, और हर किसी ने ये ओथ भी लिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं। यहाँ पे एक राजा प्रेजेंट नहीं था जिसका नाम है एगामेम्नॉन। क्यों नहीं प्रेजेंट था? क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। मगर ये तो रीजन नहीं होता है, राजा लोग तो बहुत शादी करते हैं। असल में हेलेन इसकी साली लगती है, मतलब इसकी बहन से पहले से ही वो विवाहित था, इसलिए ये नहीं है। मगर आता है उसका भाई। ठीक है, कौन? मेनेलस आता है। और मेनेलस को यहाँ कहा गया है कि बहुत ही हैंडसम दिखने में। तो ये आता है यहाँ पे मेनेलस, और इसको पसंद कर लेती है। कौन? हेलेन। और इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के कुछ सालों बाद जो टेंडेरस है उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ा व्यक्ति हो गया था, तो ये मर जाता है ये राजा, और उसकी जगह पे हेलेन और ये दोनों स्पार्टा के किंग एंड क्वीन बन जाते हैं। तो मेनेलस एक्चुअली स्पार्टा का
राजा नहीं था, मगर विवाहित होने के कारण उसकी पत्नी के द्वारा मिली संपत्ति या सत्ता उसे राजा बना देती है। क्योंकि इससे पहले अगमेम्नन राजा था अपने इलाके का और वो उसका भाई था, तो भाई तो वहाँ पे राजकुमार कहा जा सकता है या शायद उत्तराधिकारी बन सकता था, मगर वो कंफर्म स्पार्टा का किंग बन गया। किस प्रकार? इससे शादी करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे क्या हो रहा है, आगे एक फेस्टिवल के बारे में कहते हैं। अब फिर से प्लॉट में एक चेंज आया, हमने हेलेन के बारे में जान लिया, अब हमको फिर से स्पार्टा से फिर से ट्रॉय में वापस लौटना है। ट्रॉय में क्या होता था, हर साल जो राजा प्रियम और हिक्यूबा थी वो एक तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती थी, उसको सेलिब्रेट करती थी। किस दिन? जिस दिन अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था, यानी जिस बच्चे को माउंट ईडा में वो शेफर्ड एंजलस ने छोड़ दिया था, जिसको लोग समझ रहे थे कि उसकी मौत हो चुकी है, मगर एक्चुअली वो तो मरा नहीं है, अभी वो पेरिस के नाम से जीवित है। मगर उसके नाम पे राजा और रानी सेलिब्रेट करते थे उसकी जन्म तिथि पे, मतलब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होता था एक फेस्टिवल की तरह। वहाँ पे मैन टू मैन फाइट होता था, लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे और जो जंग में जीता था, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ लड़ने के बाद जिस तरह गेम में होता है टूर्नामेंट में, उसी प्रकार मैन टू मैन कॉम्बैट होता था, लड़ाई करते थे और जो जीतता था उसे एक प्रीसियस प्राइज दिया जाता था। और उस टाइम में ऐसा नहीं था कि गोल्ड मेडल या फिर अमाउंट दिया जाए, वहाँ पे नेचर से ही निकाल के कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ दी जाती थी। आप अगर ओलंपिक के हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो वहाँ पे भी देखेंगे कुछ फूल पत्तियाँ ऐसे ही चीज़ों को दिया जाता था। तो यहाँ पे वो लोग एक प्रीसियस नेचर से कुछ ले आना चाहते थे जो जीतेगा उसे मिलने के लिए, तो वो लोग जाते हैं माउंट ईडा में। कौन लोग? राजा की तरफ से भेजे गए वो लोग जो कुछ नेचर से उठा के लाएंगे और जीतने वाले को वो प्रेजेंट दिया जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, माउंट ईडा में जाते हैं जहाँ पे अलेक्जेंडर को छोड़ दिया गया था बचपन में, और उसी पहाड़ में जाते हैं और वहाँ से एक बुल उठाते हैं। बुल, एक बैल को उठा लेते हैं और ये जो बुल था, बुल था, ये बुल जो है वही बुल था जिसको अलेक्जेंडर यानी पेरिस बहुत पसंद करता था, वो उसका प्रिय बुल था, ठीक है, उसका फेवरेट वन था, और उसी को उठा लेते हैं। तो वो बड़े गुस्से में पहाड़ में उसे ढूंढता रहता है। तब उसकी तो गर्लफ्रेंड जो है वो तो पहाड़ों में ही रहती है, देवी है, एक निम्फ है, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे बुल को राजा के लोग आके उठा ले गए हैं एज अ गिफ्ट। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं तो इसे वापस ला के रहूँगा। तब उसे कहती है कि तुम अगर जाओगे तो उसे वापस कैसे लाओगे, उसके लिए तो तुमको गेम खेलना होगा। तो वो कहता है कि मैं गेम खेल के ही लाऊंगा, मैं जीत के ही लाऊंगा, मगर वो उसे मना करती है। वो जो निम्फ थी उसकी प्रेमिका उसे मना करती है कि तुम मत जाओ, अगर गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। मगर वो उसकी बातें नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है और सच में कभी लौट के नहीं आता है। तो वो चला जाता है, वहाँ जाके वो लड़ाई लड़ता है, बाकी सब जितने भी फाइटर्स है सबसे लड़ाई लड़ता है और जीतता रहता है। तो जीतते जीतते आखिर में उसकी लड़ाई हेक्टर से होती है। हेक्टर कौन है? हेक्टर उसका भाई ही है, ठीक है, मतलब वो भी प्रियम का ही बेटा है और ये बहुत ही अच्छा फाइटर है, मगर वो उसको हरा देता है। हराने के बाद इसका एक और भाई डाइफोबस, इसका एक और भाई है डाइफोबस को आता है गुस्सा, बोलता है एक साधारण आदमी का बेटा इस प्रकार कैसे लड़ सकता है, और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जाके अटैक करो इस पे, इसको मारो। तब वो उनसे भी लड़ता है और उनको भी हरा देता है। तब उस वक्त उसकी जो माँ है, किसकी माँ? अलेक्जेंडर या फिर पेरिस की माँ, वो उसे देखती है और देखते ही समझ जाती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को अच्छे से पहचानती है। तो वो अपने बच्चों को देख के पहचान जाती है कि ये तो मेरा ही बेटा है, जिसके मौत पे हम लोग इतने दिनों से दुखी थे। हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते थे उसकी याद में, और वही यहाँ पे आके जीत जाता है और ये चीज़ कंफर्म भी कर देता है वही शेफर्ड एंजलस, जिसने उसको घर से राजघर मतलब क्या बोलते हैं, राजा के पास से उठा के वो जंगल में रख के आया था। वो भी वही कॉम्बैट में शामिल रहता है, लड़ाई में एज अ दर्शक, तो वो भी वहाँ शामिल था। और इससे एक खुशहाल सा समय दिखता है सबको, राजा रानी बहुत खुश
पेरिस भी खुश, प्रियम भी खुश, क्यूबा भी खुश, हर कोई खुशी मनाता है। और ऐसे ऐसे उनका दिन बीतता जाता है और वो धीरे धीरे सब पीछे की चीज़ों को भूलता जाता है और माउंट ईडा में वापस जाता ही नहीं है। और इस प्रकार 10 वर्ष कट जाते हैं, बीत जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी के आखिरी पार्ट में आ चुके हैं। तो अब क्या है, अब मेनेलस जो है, मेनेलस कौन है? हेलेन का पति, जो अभी स्पार्टा का किंग है। तो वो आता है ट्रॉय में। कहाँ आता है? ट्रॉय में आता है कुछ अवशेषों को ले जाने। इसका मगर कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किताब में नहीं मिला है कि वो किस चीज़ का अवशेष, मतलब इंसानों का तो है, मगर किस कारण से वहाँ पे स्पार्टा के लोगों का अवशेष पड़ा हुआ था। तो जो भी हो वो लेने आता है और राजा जो है उसको परमिशन भी दे देता है कि आप लोग लेके जाइए जो अवशेष बचे हुए, जो रिमेन्स बचे हुए हैं। तो उसमें जिम्मेदारी जो है, जो राजा था प्रियम, पेरिस को जिम्मेदारी देता है कि तुम मेनेलस और उसकी आई हुई सेना का हॉस्पिटलिटी करो, उनकी सेवा करो। तो वो ऐसा करता भी है। और बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, तो उसकी जिम्मेदारी है। और वो अभी राजकुमार भी है, तो उसकी जिम्मेदारी थी। तो उसने अपना जिम्मेदारी कंप्लीट किया और उसने मेनेलस की सेवा की, उसका देखभाल किया, उसने शहर घुमाया, जो भी किया होगा। तो इससे मेनेलस बहुत खुश हो जाता है। और मेनेलस क्या करता है, इसके बदले उसे इनवाइट करता है स्पार्टा। किसको? पेरिस को। पेरिस को इनवाइट करता है कहाँ पे? स्पार्टा में। ठीक है। तो अभी होने वाला है पहली नजर का पहला प्यार। कैसे? क्योंकि ये इतने दिनों तक तो ट्रॉय में ही रहता था। ठीक है, ट्रॉय में ही रहा करता था। कौन? पेरिस ट्रॉय में ही रहता था। अभी वो पहली बार जाने वाला है स्पार्टा, जहाँ पे हेलेन है। ठीक है। तो पहली बार तो इनवाइट मिलता है, तो वो वहाँ जाता है। और जब पहली बार उसे देखता है, वो दोनों उसकी स्वागत, वो मेनेलस और हेलेन दोनों मिलके उनको वेलकम करते हैं। और पहली नज़र में ही वो पहली बार उसे देखता है और उसे याद आ जाता है कि मुझको एफ्रोडिटी जो गॉडेसेस है, उसने यही तो इमेज मुझे शो किया था, इसी का चेहरा शो किया था, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। और वही हो जाता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो इससे क्या होगा, पेरिस को तो प्यार हो गया, मगर हेलेन को कैसे हो जाएगा? वो तो पहले से शादीशुदा है। तो हेलेन को कैसे हुआ? हेलेन को एक्चुअली हुआ एरोस की वजह से। एरोस कौन है? एफ्रोडिटी का बेटा, जो गॉडेसेस ऑफ लव है, उसका बेटा है एरोस। ही इज जस्ट लाइक द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ हिज मदर। ठीक है। वो क्या करता है, वो हेलेन के दिल में पेरिस के नाम का तीर मारता है। हम लोग एक साइन देखा करते हैं कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का हम लोग साइन देखते हैं। ये जो साइन है ये एक्चुअली एरोस का ही है। ठीक है। जो हेलेन के दिल में उसने तीर मारा था। ठीक है, ये इसी का है। तो इस वजह से हेलेन को भी प्यार हो जाता है। हेलेन को ऐसे ही प्यार नहीं होता, ये सब कुछ उसकी किस्मत में था, भगवान ने ऐसा किया उसके साथ। तो उसका कैरेक्टर खराब नहीं है। तो अब क्या होता है, अब मेनेलस तो समझ नहीं पाता है मैटर को, मगर इस बीच मेनेलस का जो ग्रैंडफादर है उसकी मौत हो जाती है। मेनेलस के ग्रैंडफादर मर जाते हैं। तो मरने के बाद वो वहाँ पे फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाता है एक दूसरे आइलैंड में। और इस बीच मौका मिल जाता है पेरिस को मौका मिलता है। और वो सबसे पहले तो इसके साथ अपना अफेयर चालू ही रखता है और साथ ही साथ स्पार्टा को लूटना भी शुरू करता है। मतलब दूसरी तरफ से भी एक नेगेटिव काम किया उसने। एक तो जो किस्मत था कि भगवान ने उसके साथ ऐसा किया है, दूसरा उसने खुद लूटना चालू किया शहर को अपनी सेना के साथ। और साथ ही साथ वो हेलेन को भी उठा लेता है और चला जाता है क्रेनाइन आइलैंड। ठीक है। वो डायरेक्ट ट्रॉय नहीं जाता है, वो क्रेनाइन आइलैंड में जाता है, फिर वहां से वो ट्रॉय जाता है। और ये बन जाता है रीजन ऑफ व्हाट? रीजन ऑफ वॉर। ठीक है, ये था कारण। अब सारे के सारे जितने भी स्पार्टा या फिर हम कह सकते हैं ग्रीक थे, जितने भी ग्रीस के राजा थे, सभी एक साथ होते हैं सिवाय ओडिसी के। वो बाद में आ जाता है।
तो सारे राजा एक साथ होते हैं, फिर सभी मिलके ट्रॉय पे अटैक करने जाते हैं और ये युद्ध 10 सालों तक चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो अगर ये पसंद आया, आप यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।